हेलो फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेडरिक हेगल को, जो कि एक आदर्शवादी विचारक हैं। और ये जो है एमए थर्ड सेमेस्टर यानी एमए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट का पार्ट है। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ आप क्लियर करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये जो है ज़रूरी है, तभी आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। साथ ही आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको एक लेक्चरार बनना है, तो आपको डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी 5 यूनिट है टोटल, तो उन सब पे भी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं हम हीगल के बारे में। यहाँ पे हम हीगल के राज्य संबंधी विचार को देख रहे हैं। तो जो हीगल है वो एक आदर्शवादी विचारक हैं। इनका जन्म जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 1770 यानी 1770 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। इनके पिता जो है वो थे बर्टमबर्ग, और इनकी शिक्षा ट्यूबिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी रचनाएं जो है ये देखिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के बहुत काम का है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो आगे देखते हैं कि हीगल ने घोषित किया कि राज्य स्वयं एक अंतिम लक्ष्य है। देखिए, आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचारक क्या मानते हैं कि वो हमेशा राज्य को अधिक महत्व देते हैं व्यक्ति के कंपैरेटिवली, यानी वो राज्य को हमेशा जो है राज्य का समर्थन करेंगे, राज्य को जो है ज़्यादा शक्तियाँ देंगे, राज्य को साध्य मानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हीगल ने घोषित किया कि राज्य स्वयं एक अंतिम लक्ष्य है और उसके नागरिक उस लक्ष्य की पूर्ति में साधन मात्र हैं। यह लक्ष्य अधिकांशतः उस राज्य की गौरव वृद्धि से संबंधित रहता है जिसके वे सदस्य होते हैं। मैकगवर्न कहते हैं कि आदर्शवाद का पिता समझा जाने वाला हीगल राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानने वाला पहला विचारक था। यानी जो है इसको, जो हीगल है उसको आदर्शवाद का पिता भी कहा जाता है, और ये राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानने वाला पहला विचारक था, ऐसा मैकगवर्न कहते हैं। जहाँ भी आदर्शवाद की चर्चा चलती है वहाँ हीगल का नाम स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। हीगल के विषय में कहा जाता है कि वह केवल दार्शनिकों का राजा नहीं, वरन राजाओं का दार्शनिक था। हीगल ने अपने दर्शन में राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है कि उसे दैवी शक्ति का रूप समझा जाने लगा। उसके बारे में टिप्पणी करते हुए बैटनडरसेल ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका तथा इंग्लैंड में सभी प्रमुख दार्शनिक हीगल के अनुयायी थे। हिटलर तथा मुसोलिनी को हीगल का मानस पुत्र कहा जाता है। आप जानते हैं हिटलर और मुसोलिनी जो है कैसे राष्ट्रवादी उग्रवादी थे, तो इन्हें हीगल का मानस पुत्र कहा जाता है। हीगल का राज्य सिद्धांत हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि हीगल के राज्य संबंधी सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके 2 ग्रंथ यानी उसके 2 किताबें हैं, रचनाएं हैं, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट तथा फिलोसफी ऑफ राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके राज्य संबंधी दर्शन को जर्मनी की तात्कालिक दुर्दशा ने भी अत्यधिक प्रभावित किया। हीगल ने बड़ी दुखी शब्दों में जर्मनी की राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन किया और राज्य के महत्व का प्रतिपादन बड़ी निर्भीकता से किया, ताकि जर्मनी को क्या किया जा सके, एकीकृत किया जा सके। हीगल के राज्य सिद्धांत को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये कहता है कि राज्य क्या है, तो पृथ्वी पर विश्वात्मा का अवतार है। विश्वात्मा क्या है, एक बार जान लीजिए। विश्वात्मा को इसने ईश्वर भी कहा है, चेतना भी कहा है, कॉन्शियसनेस भी कहा है, एक जो थिंकिंग होती है, सोचना, वो इसने कहा है, विचार भी कहा है। ठीक है, और ये मानता है कि प्रत्येक जो चीज़ है उसकी उत्पत्ति विचारों से ही हुई है या विश्वात्मा से हुई है। ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं राज्य के संबंध में कि राज्य का विकास द्वंदात्मक पद्धति से हुआ है, यानी सीधे तरीके से ना होके जिगजैग तरीके से हुआ है, टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है। फिर कहता है कि राज्य एक दैवीय सत्ता है। फिर कहता है कि राज्य का स्वरूप कैसा है, सावयव है। सावयव का मतलब होता है कि आंगिक स्वरूप है, यानी राज्य और जैसे व्यक्ति और उसके शरीर में संबंध होता है, शरीर और उसके अंगों में, उसी प्रकार राज्य और उसके नागरिकों और संस्थाओं के बीच एक एकता पाई जाती है। आगे कहता है कि राज्य क्या है, साध्य है, जो कि हर आदर्शवादी कहता है, तो इसने भी कहा है। फिर ये कहता है कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। फिर कहता है कि राज्य सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादी हमेशा राज्य को महत्व देते हैं और सर्वशक्तिमान मानते भी हैं। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है और राज्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये सभी क्या है, राज्य संबंधी जो है हीगल के विचार हैं। तो देखते हैं कि ये पहला हेडिंग कि राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा या ईश्वर का अवतार है। तो ये कहता है हीगल जो है कि हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्वात्मा मतलब मैंने बताया है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, ईश्वर और इसके अलावा विचार, ये सारी चीज़ें विश्वात्मा के लिए प्रयोग की गई हैं। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा या चेतना से उत्पन्न हुई हैं।
विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है। सर्वप्रथम जड़ और चेतन जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, जड़ जगत में, फिर वनस्पतियों में और प्राणियों में, तत्पश्चात इसका सर्वोत्तम रूप जो है मनुष्य में जो है प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास यहीं पे अवरुद्ध नहीं होता, यहीं नहीं रुक जाता, मनुष्य तक ही विश्वात्मा का विकास नहीं रुकता। यह परिवार और समाज जैसे संस्थाओं में प्रकट होता है। यानी विश्वात्मा से फिर व्यक्ति के बाद परिवार और समाज जैसी संस्थाओं का जन्म होता है और अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है इसने। यानी जो विश्वात्मा है उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है, तो वो है राज्य। दूसरी जो ये बात कहते हैं कि राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है, यानी कि हिगल से पूर्व जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित था और हाब्स, लाक, रूसो जैसे विचारक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते से हुई है। हिगल इस सिद्धांत को अस्वीकार करता है और कहता है कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति से होने वाला चरम विकास का प्रतीक है। यानी राज्य जो है विश्वात्मा का सर्वोच्च प्रतीक है, चरम प्रतीक है और द्वंद्वात्मक पद्धति यानी टेढ़े मेढ़े पद्धति से इसका विकास हुआ है। हेगल के अनुसार विश्वात्मा बाह्य जगत में विकास के अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक आचार की संस्थाओं में प्रकट होता है। जैसे सामाजिक आचार के क्षेत्र में परिवार का प्रादुर्भाव उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। फिर परिवार, चूंकि परिवार का मौलिक तत्व क्या है, प्रेम की भावना है और राज्य की उत्पत्ति के लिए हेगल परिवार को पहली सीढ़ी यानी वाद मानता है। आप जानते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति में 3 स्टेज मानता है हेगल, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद उसने परिवार को माना है, प्रतिवाद उसने समाज को और संवाद उसने राज्य को माना है, जिसको आप कहते हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो यहाँ कह रहे हैं मानता है किंतु परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाता है और इस क्रिया से समाज का जन्म होता है। और हिगल ने इसे जो है बुर्जुआ नाम से पुकारा है, किसे, समाज को, और जो राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका निभाता है। यानी ये समाज को प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस कहता है। किंतु समाज के संगठन का आधार परिवार की भांति प्रेम और त्याग नहीं है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और स्वहित की चिंता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, परिवार प्रेम पे आधारित होता है जबकि समाज में प्रतिस्पर्धा भी होती रहती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा करता है, लेकिन उसकी उन्नति होती है, कुछ सीमा तक उन्नति होती है, लेकिन निरंतर चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रिया मानव विकास में बाधा पहुंचाती है। अतः इसे मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है और यह अनुभूति जो है राज्य को जन्म देती है, जो संवाद या सिंथेसिस के रूप में प्रकट होती है, जिसमें परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है। यानी राज्य में परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है, जो इन दोनों से उच्चतर संगठन है। परिवार और समाज से भी उच्चतर संगठन कौन है, राज्य है। राज्य अपने नेतृत्व में समाज में एकता और सामंजस्य की स्थापना करता है और इसे सामाजिक हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हेगल राज्य को एक उच्च जीवधारी मानता है, जो विश्वात्मा के बाह्य विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। यानी जो है राज्य क्या है, एक जीवधारी है जो विश्वात्मा के विकास का सर्वोच्च प्रतीक है। हेगल कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है, या राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। उसका आधार विवेक की शक्ति है जो अपने को राज्य के रूप में साकार करती है। ये स्टेटमेंट जो है कई बार नेट जेआरएफ में पूछा है, ध्यान रखेंगे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ये टीजीटी पीजीटी में भी मेनी टाइम पूछा हुआ है और बीएमए में तो आता ही है ये स्टेटमेंट। फिर कहता है हेगल कि राज्य दैवी सत्ता है। वो कैसे? हेगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत राज्य सर्वोच्च संगठन है जिसमें विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। हेगल के मत से यद्यपि राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से और क्रमिक विकास द्वारा हुई है, तथापि इस विकास क्रम में दैवी चेतना काम करती है और राज्य के रूप में उस दैवी चेतना को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय राज्य विश्वात्मा की अभिनव अभिव्यक्ति है और उसका स्वरूप दैवी है। राज्य का सावयव रूप, यानी हेगल राज्य को पूर्ण सावयव रूप में देखता है। हेगल जीव और सावयव तथा राज्य सावयव के मध्य केवल आंगिक समानता की स्वीकृति नहीं करता। जैसे जीव सावयव का मतलब है कि एक व्यक्ति का शरीर और उसके अंगों में क्या होती है, एकता होती है। जैसे किसी एक अंग में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए तो पूरी बॉडी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये कहता है कि जो जीव सावयव है यानी, और एक जो राज्य सावयव है, राज्य में क्या कहेंगे, राज्य एक शरीर है, उसके जो नागरिक हैं, जो संस्थाएं हैं, वो क्या है, उसके अंग हैं। तो देखते हैं, तो केवल आंगिक समानता की स्वीकृति नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि राज्य जो है, बल्कि हेगल राज्य को एक चेतन प्राणी समझता है। हेगल के अनुसार राज्य की स्वयं की इच्छा तथा व्यक्तित्व होती है, जिसमें उसके अंगों यानी व्यक्तियों और समुदायों की इच्छा और व्यक्तित्व विलीन रहते हैं। फिर आगे कहता है कि राज्य क्या है, साधन नहीं है बल्कि साध्य है। हेगल ने राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है और वह अपने आप में साध्य है, साधन नहीं बन सकता।
मैकगवर्न कहते हैं कि पुराने उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि राज्य अपने में साध्य नहीं बल्कि साध्य के लिए साधन मात्र है। इसके विपरीत हीगल कहता है कि राज्य क्या है, स्वयं साध्य है, साधन व्यक्ति साध्य के लिए साधन मात्र है। यानी उदारवादी क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो क्या है, साधन है, व्यक्ति साध्य है, जबकि उसके ठीक विपरीत जो हीगल है वो कहता है कि नहीं, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। फिर कहता है कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं, यानी जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों में विरोध नहीं होता, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं होता, इनके हितों में विरोध नहीं होता है। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं, क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उसमें राज्य सर्वोच्च है और दोनों के हित एक हैं। हीगल की मान्यता है कि हमारी सच्ची, निष्पक्ष एवं निस्वार्थ सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है राज्य, अतः राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी पारस्परिक विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य सर्वशक्तिमान है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान है। राज्य से ऊपर कोई शक्तिशाली जो है वो संस्था नहीं होती। सेवाइन कहते हैं कि हीगल के चिंतन में राज्य स्वयं ही शक्ति है, वह राष्ट्र की इच्छा का बाह्य स्वरूप है, यह व्यक्तिगत जीवन तथा नागरिक समाज के नैतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं से पृथक और ऊपर है, यानी इन सभी चीज़ों से ऊपर है और सर्वोच्च है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। हीगल क्या कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, यह विश्वात्मा का अवतार है, अतः उस पर नैतिक बंधन लागू नहीं किए जा सकते जो एक व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं, यानी वे नैतिक बंधन राज्य पर लागू नहीं किए जा सकते जो एक व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य स्वयं ही नैतिक सिद्धांतों का सृजन करने वाला है और राज्य जो भी कार्य करता है वो सर्वथा न्यायोचित होता है। राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। हीगल के अनुसार राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, वह स्वयं ही अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राज्य एक पूर्ण आत्मा है और सत असत को विवेकपूर्ण ढंग से छांटकर शर्मनाक जघन्य नियमों का परित्याग करता है। संक्षेप में हीगल राज्य को प्लेटो और अरस्तु की बात क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ संस्था मानता है और उसे राज्य का और उसके अनुसार राज्य मूर्तिमान स्वतंत्रता है, यह वृद्धि का स्वरूप है तथा विश्वात्मा का उच्चतम विकास है। राज्य व्यक्ति की इच्छा की श्रेष्ठतम स्वरूप का क्या करता है, श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष देखेंगे। देखिए निष्कर्ष थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें हमने आलोचनाओं को भी बाद में शामिल कर लिया है कि क्या आलोचनाएं की जाती हैं। देखिए निष्कर्ष तो हम देखें, यहाँ एक निष्कर्ष एक प्रकार से पूरी समरी है उसके विचारों का। तो हीगल राज्य को प्लेटो और अरस्तु की भांति सर्वश्रेष्ठ संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य मूर्तिमान स्वतंत्रता है, यह वृद्धि का स्वरूप है, विश्वात्मा का उच्चतम विकास है। राज्य व्यक्ति की इच्छा के श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति राज्य की इच्छा का विरोध कदापि नहीं कर सकता। देखा जाए तो हीगल की दृष्टि में राज्य क्या है, तो विवेक का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, दैवी है, अपने आप में क्या है, साध्य है, नैतिकता का निर्माता है, संपूर्ण सर्वशक्तिमान है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से क्या है, परे है, स्वतंत्र है, संवैधानिक है, चर्च से भी परे है। राज्य क्या है, निरपेक्ष है, उसका अंतिम लक्ष्य वह स्वयं है। व्यक्ति राज्य का केवल अंग मात्र है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वथा उसी पे निर्भर रहता है, आधारित रहता है। विभिन्न विद्वानों ने हीगल की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि हीगल के राज्य का आधार, जिसमें वह परिवार को वाद और समाज को प्रतिवाद बताता है, पूर्ण रूप से असंगत है। यानी हीगल के जो वाद प्रतिवाद और संवाद, यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की जो संकल्पना है उसकी आलोचना करते हैं ये लोग। प्लेमनाज कहते हैं कि नागरिक समाज परिवार को चुनौती नहीं देता, दोनों में कभी ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता। जैसा कि हीगल ने कहा है कि परिवार और समाज के बीच जब संघर्ष होता है तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये नहीं मानते आलोचक ऐसी बात को। यदि होता भी है तो हीगल ने ये स्पष्ट नहीं किया कि संघर्ष कैसे होता है। आलोचक कहते हैं कि हीगल सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा में विश्वास करने वाला उग्र राष्ट्रवादी है। देखिए सर्वाधिकारवादी और उग्र राष्ट्रवादी कह के इसकी आलोचना की जाती है, जो व्यक्ति तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता को बिल्कुल तुच्छ मानकर उन्हें राज्य की वेदी पर बलिदान कर देता है। राज्य को इतना महत्व देता है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता को तुच्छ मानता है और राज्य की वेदी पर उसको बलिदान कर देता है। हीगल अपने राज्य को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है, ये भी आलोचना की जाती है, क्योंकि राज्य स्वयं नैतिक बंधनों का सृजन करता है। आलोचकों के अनुसार हीगल ने राज्य को नैतिक बंधनों से मुक्त मानकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र आचरण की छूट दे दी है, जिससे अराजकता उत्पन्न होगी और विश्व शांति क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। और साथ ही राज्य अपने नागरिकों से नियमों के अनुपालन का अधिकार भी खो देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीगल के विचारों की विद्वानों द्वारा अतिशय आलोचना की गई है तथा हीगल के राज्य विषयक सिद्धांत लेकिन एक बात है कि कितनी भी आलोचना क्यों न की गई हो, इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य को स्वाभाविक प्रगतिशील संस्था मानकर हीगल ने हमें एक प्रगतिशील दर्शन प्रदान किया है। हीगल ने हमें बताया कि व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य अनिवार्य है तथा दोनों के हितों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है।
हीगल ने राज्य को नैतिक संस्था माना, राजनीति और नैतिकता के मध्य एक घनिष्ठ संबंध भी स्थापित किया। वेपर ने हीगल के राज्य संबंधी विचारों को संपूर्णता प्रदान करते हुए लिखा है कि हीगल ने राजनीति को विभिन्न हितों के समन्वय से उच्चतर स्थान दिया है। उसने कानून को कोरी आज्ञा से अधिक श्रेष्ठ माना। उसने पुलिस राज्य की धारणा को अपूर्ण मानकर राज्य को मनुष्य के नैतिक उद्देश्य का तत्व माना। और हीगल के विचारों ने साम्यवाद तथा फांसीवाद का पृष्ठपोषण किया है, ये बात भी है। और देखा जाए तो मैकगवर्न कहते हैं कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुश तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त होगा। तो ये थे हीगल के राज्य संबंधी विचार। इनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को भी देखेंगे हम, द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को देखेंगे इनके, और 5 यूनिट हम कवर करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वेलकम है आपका। धन्यवाद।